So now we are going to start today's, what do I say, the part of the chapter that is collection of data. And first we are going to understand the key terms in this chapter, जिसको हम लोग समझ लेंगे, and then we will carry on with the other part so that you are totally aware of the key terms which are available और easily understand हो जाए आपको सब कुछ. Okay, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. की टर्म्स नंबर 1, वेरिएबल. अब आप इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि अब स्लोली बट ग्रेजुअली क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स के आपको डेटा तैयार करने पड़ेंगे, आपको कंसीडर करना पड़ेगा, आपको ग्राफ पे वर्क करना पड़ेगा, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या कैसे काम करता है. ठीक है, तो पहला वर्ड है वेरिएबल. द वैल्यूज विच चेंज सच एज प्रोडक्शन ऑफ फूड, ग्रेन पर एनम, टेम्परेचर ऑफ अ सिटी एक्सेट्रा, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स एक्स, वाई और जेड. आपने देखा होगा मैथ्स के अंदर भी होता है और यहाँ पर भी होता है कि आपको किसी भी चीज को एक वैल्यू देनी होती है. आपका जो वैल्यू होता है जो बार बार चेंज हो रहा है, इसको हम लोग एक नंबर देते हैं, एक लेटर देते हैं, दैट इज एक्स या वाई या जेड या ए बी सी, आप कुछ भी दे सकते हो. और फिर उसके बाद जो चेंज होता है उसको हम क्या देते हैं, एक्स इंटरसेक्ट या फिर x1 x2 x3 या y1 y2 y3. हम लोग ये सब जो करते हैं ना, इसको हम लोग जब आप अपनी इकोनॉमिक्स की स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम इसे कहेंगे वेरिएबल. ओके, देन वेरिएबल के बाद आता है ऑब्जर्वेशन. आपकी जो वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है. जैसे x की क्या वैल्यू थी 1995 में, 2005 में जो वैल्यू आएगी वो x1 हो जाएगा, देन 2015 में जो वैल्यू आएगी वो x2 हो जाएगा. तो जो ऑब्जर्वेशन, ये जो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, जो x से x1 x2 तक जो ट्रैवल कर रहा है, उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स चेंज हो रहा है, वो जो पूरी चीजें होती है उसको जब आप रीड करते हैं तो उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ दी वेरिएबल. देन आता है डेटा. ऑब्जर्वेशन करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल. अब जो डेटा होता है वो डेटा क्या है, जो भी मैंने आपको बताया, 1995 के अंदर एक डेटा होगा, 2005 में एक डेटा होगा, 2015 में एक डेटा होगा. वो जो डेटा आपके सामने है उसी को तो आप ऑब्जर्व करोगे ना. तो जो पूरा डेटा होता है जो जिस फॉर्मेशन में आता है, दैट इज कॉल्ड डेटा. अभी आप सब सिर्फ की टर्म्स पढ़ रहे हो इस चैप्टर का. व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्रोसेस, बिकॉज आई थिंक हमें जब इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं क्लास 11 में, तो हमें सब कुछ, चाहे वो किंडरगार्टन टाइप लगे, उसको एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे यही चीजें जो होती है वो कई बार हमें कंफ्यूज करती है, विच वी शुड नॉट लेट इट हैपन. स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. अब देखो ये वर्ड नया है आप लोगों के लिए. ठीक है, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन? इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज पार्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड लर्निंग प्रोसेस which is undertaken to seek the meaning and to learn more about an observed phenomenon as well as to inform decisions and actions. Alright, so हमें statistics क्यों चाहिए होता है, statistical investigation क्या होता है, क्यों करते हैं? ये एक पार्ट है इन द इंफॉर्मेशन गैदरिंग का. हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. ठीक है, ये पूरा लर्निंग प्रोसेस बनाता है आपका, और ये एक मीनिंग या फिर एक प्रोसेस हमें, या फिर एक आगे की जो डिसीजन लेने, आगे की जो एक्शन लेने हैं, उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन होती है वो क्रिएट होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के. अब इसके भी अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के. क्या होते हैं, आपको ये अलग अलग मेथड के थ्रू इन्वेस्टिगेट करना होता है. एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन हुआ क्या, डेटा कलेक्शन. हम लोग जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो. उसके अलग अलग तरीके होते हैं कि आपको कैसे करना है. ठीक है, तो आई बिलीव यहाँ तक क्लियर है. अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट की टर्म. अब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वेट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट. नाउ सी, की टर्म्स का सेकंड नंबर पेज है इन्वेस्टिगेटर, द पर्सन हु कंडक्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. अब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग में से क्या आप और क्या मैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते. मे बी व्हेन यू विल ग्रो अप यू कैन डू इट. एंड इन फैक्ट नाउ ओनली आफ्टर दिस चैप्टर आपको ये तो पता चल जाएगा कि कलेक्शन ऑफ डेटा हम लोग कैसे करते हैं, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे किया जाता है. उसके बाद एक चैप्टर के थ्रू आपको खुलता जाएगा कि उसको पढ़ने के बाद उसको रीड कैसे करते हैं, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं. तो इन्वेस्टिगेटर कौन होते हैं? द पर्सन हु कंडक्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है, जो उसको कंडक्ट कर रहा है, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेटर कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है एन्यूमरेटर.
अ पर्सन हु हेल्प इन्वेस्टिगेटर इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। अब एन्यूमरेटर कौन है? जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको जो हेल्प कर रहा है डेटा कलेक्ट करने में, ठीक है, उसको हम कहते हैं एन्यूमरेटर। ठीक है, एन्यूमरेटर आर द पर्सन हु हेल्प इन्वेस्टिगेटर इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। रेस्पोंडेंट, अब रेस्पोंडेंट कौन है? जो भी द पर्सन फ्रॉम हुम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। आपके घर पे आपने देखा होगा कि लोग आते होंगे, आपसे पूछते होंगे अच्छा ये बताओ आपने ये किया है, या अगर आप देखो आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में बहुत सारे ऐसे सवाल होते होंगे, आपके पास लोग आएंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, क्या नहीं करते, ऑल दिस थिंग्स विल हैपन। अब ये जो चीजें होती है ना, ये जो सारी चीजें होती है, इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्डेंट। ये जो फिल कर रहे थे हम, जब किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं या किसी भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन रहे हैं, तो वो कहलाएंगे रिस्पॉन्डेंट। रिस्पॉन्डेंट क्या हो गया? जो जिनका स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्डेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर हो, आप एक इन्वेस्टिगेशन पे निकले हो, आपको डेटा कलेक्ट करना है अपने स्कूल के अंदर, और आपका मेन मोटो क्या है स्कूल के अंदर डेटा कलेक्ट करने का? कि आपको ये पता करना है कि स्कूल में बेसिकली हम अगले साल जैसे एनईपी अगर लग गया तो हमें क्या रखना चाहिए। हम सारी चीजें नहीं रख सकते एनईपी के अंदर, हम सारे म्यूजिक, डांस और भी बहुत सारी चीजें हैं। म्यूजिक के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट, अब सपोज म्यूजिक के अंदर इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट हमें रखना ही चाहिए, तो आप जाओगे, इन्वेस्टिगेशन टीम होगी आपकी, आप इन्वेस्टिगेटर होगा, आप एक क्वेश्चन फॉर्म करोगे और डेटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्डेंट कौन होंगे उसके? आपके स्कूल के स्टूडेंट, आपके ही कोई स्टूडेंट उसके रिस्पॉन्डेंट कहलाएंगे, जो वो डेटा फिल करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको म्यूजिक क्लास के अंदर चाहिए, गिटार, पियानो, और भी बहुत सारे होते हैं, तबला, ऑल दिस इंफॉर्मेशन को आप 4-5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डाल दोगे, अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रूमेंट फिल होगा। तो जो भी आपका इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड रिस्पॉन्डेंट। जो आपकी हेल्प कर रहा होगा इस इन्वेस्टिगेशन में, आपके 2-4 बैचमेट्स या आपके क्लासमेट, इनको आप एन्यूमरेटर कर दोगे और आप खुद एक इन्वेस्टिगेटर हो जाओगे जो कि एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। स्टैटिस्टिकल यूनिट, the items on which measurements are taken, example weight in kg। अब जो भी मेजरमेंट आपको लेना है, सपोज करो अगर आप खाली स्कूल के अंदर, अभी जैसे हमने म्यूजिक का बताया, स्कूल के अंदर आपको एक एवरेज वेट का रेशियो निकालना है, राइट, एवरेज वेट का या एवरेज हाइट का, तो आपको एक मेजरमेंट का यूनिट तो बनाना पड़ेगा। तो वो जो यूनिट होगी वो होगी स्टैटिस्टिकल यूनिट। आप अगर हाइट निकाल रहे हो सेंटीमीटर में निकाल रहे हो, हाइट इन सेंटीमीटर, तो आप सबके इंफॉर्मेशन को एक डेटा बनाओगे, सबका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है, तो वो हाइट इन सेंटीमीटर पे जाएगा, वो जो सेंटीमीटर तो वो स्टैटिस्टिकल यूनिट कहलाएगा। वैसे ही अगर आप वेट में जा रहे हो, केजीज में निकाल रहे हो, पाउंड में निकाल रहे हो, तो आपने पाउंड में चूज किया, फिर आप इस पाउंड के अंदर आप सबसे डेटा कलेक्ट करोगे, तो वो हो जाएगा स्टैटिस्टिकल यूनिट ऑफ दैट थिंग व्हिच यू हैव कलेक्टेड ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन वाज पाउंड। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल यूनिट। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। की टर्म्स नंबर आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर पॉपुलेशन और द यूनिवर्स। अब इसको देखो समझना बहुत जरूरी है। इट मीन्स टोटलिटी ऑफ द आइटम्स अंडर स्टडी। आप एक पूरे पॉपुलेशन की को पढ़ रहे हो, सपोज करो हम स्कूल के अंदर है, हमने कहा आपको कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, वो म्यूजिक वाले आइटम का। अब 2 तरीके हो सकते हैं। नंबर पहला तरीका क्या हो सकता है? नंबर 1 is you will go to every student, each and every student, and you will ask them to fill the form। ठीक है, तो ये आपका पूरा पॉपुलेशन हो गया, the whole population of the whole universe of yours। हम इसको मान लेते हैं पूरा यूनिवर्स। वाई? बिकॉज हम जहाँ पर अपना सर्वे करते हैं या जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस एरिया के अंदर जितने लोग होते हैं हम उसको पॉपुलेशन मानते हैं, पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्स और द यूनिवर्स ऑफ दैट प्लेस। हम उसको इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में ऐसे ही डिपेंड करते हैं, हम उसको ही मानते हैं जो भी है। तो आप यहाँ पर सारे के सारे लोगों का इंफॉर्मेशन लोगे, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? सैंपल सर्च। मतलब आप सैंपलिंग करोगे, इस क्लास से 10 बच्चे ले लेते हैं रैंडमली, इस क्लास से 10 रैंडमली ले लेते हैं, इस क्लास से 10 रैंडमली ले लेते हैं। तो जो आप 10 रैंडमली बच्चे ले रहे हो वो सैंपलिंग हो गई। उसी सैंपल के बेस पर आप कह दोगे कि मेरा सर्वे ये कहता है। दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। क्यों उस प्रोसेस को तरीका रहता है? बिकॉज स्टैटिस्टिक्स कहता है कि अगर आप पूरे पॉपुलेशन का सर्वे नहीं कर सकते तो आप अकॉर्डिंगली रैंडम सर्वे करते हो और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट निकाल देते हो, और वो रिजल्ट के चांसेस 100% होने के कम होते हैं, लेकिन 70 to 80% वो सही साबित हो जाता है, बिकॉज आप रैंडम सिलेक्शन कर रहे हो, आप बायस नहीं हो।
लेकिन अगर आप बायस सर्वे करते हो तो आपका नुकसान है, आपका जो सर्वे है उसकी वैल्यू नहीं रहती जब रिजल्ट आता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्स समझ आ गया आपको। सैंपल इट रेफर्स टू अ ग्रुप और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। पॉपुलेशन क्या हो गया, आपकी पूरी स्कूल के सारे बच्चे। सैंपल क्या हो गया, आपने बोला कि नहीं मेरे को पूरी स्कूल के बच्चों से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी, मैं क्लास 10 से क्लास 11 में जो बच्चे आएंगे या क्लास 11 में जो बच्चे आएंगे मैं उनसे खाली कलेक्शन कर लूंगा, पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लूंगा। वो कलेक्शन क्या कहलाएगा, सैंपल सर्वे या सैंपल कलेक्शन। वाई, बिकॉज पूरे पॉपुलेशन से आपने बात नहीं करी, आपने सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल आपके हिसाब से जो सही है वहां पर जाके आपने वो ले लिया, दैट इज कॉल्ड सैंपल इन्वेस्टिगेशन। Good sample, it is smaller than the population and is capable of providing accurate information about the population at lower cost and lesser time. Good sample क्या हो गया, यही सैंपल की बात हो गई। सैंपल क्या हो गया, आपने सैंपल सर्वे कर लिया। गुड सैंपल क्या हो गया, आपने जो सर्वे किया वो इस तरह से किया कि आपका कोई भी बायसनेस नहीं है उसके अंदर। आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर हम इस तरह करते हैं तो ये पॉपुलेशन का जो होल पॉपुलेशन है उसके पार्ट को प्रॉपरली डिसाइड या ऑब्जर्व कर पाएगा और जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेंगे अगर हम वैसे भी ले लेते हैं। तो अगर हम पूरे पॉपुलेशन का ले चाहे सैंपल सर्वे ले, तो ये कब हो सकता है, जब आपने एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को ले लिया लेकिन आपने सिर्फ एक जगह चूज की। जैसे अगर आपने सिर्फ क्लास 11 चूज किए तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप हर क्लास से 10-10, 20-20 बच्चे उठाते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका रीजन क्या है कि हर क्लास का एज जो मेंटालिटी है, जो एज है वो अलग है और वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन क्लास 11 का एज और मेंटालिटी अलग है, क्लास 10 का अलग है, क्लास 9 का अलग है। तो ऐसे करके जब आप हर क्लास से 10 बच्चे लेते हो तो आप अकॉर्डिंगली हर एज लिमिट के ऊपर, हर मेंटालिटी के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हो, तो आपको एक जो रिजल्ट आएगा वो 70 to 80 to 100% के बीच में एक्यूरेट रिजल्ट आता है। दैट्स व्हाई वी से इट इज एज अ गुड सैंपल। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लास 11 को सर्वे कर रहे हो उस केस में तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ सैंपल हो जाएगा। बैड है कि गुड है ये पॉसिबल ही नहीं है अभी बताना, जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा। नाउ डेटा को कलेक्ट करने के प्रोसेस है, वहां तक आपका की टर्म्स खत्म हो जाए। अब हम आगे जा रहे हैं कि डेटा कलेक्ट किया जाता है तो कैसे किया जाता है और उसके सोर्सेस क्या होते हैं। पहला जो होता है सोर्स होता है वो है प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा वर्ड से ही आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज प्राइमरी डेटा के अंदर कि आप खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आप खुद जाते हुए डेटा कलेक्ट कर, तब वो कहलाएगा प्राइमरी डेटा। ठीक है, वाई, बिकॉज उस डेटा को आपने किसी और प्रोसेस के लिए या किसी और चीज के लिए कलेक्ट नहीं किया, आप उसे कलेक्ट कर रहे हो फॉर योर वर्क ओनली एंड यू आर द पर्सन हु इज इन्वेस्टिगेटिंग द थिंग एंड यू आर द वन हु इज गोइंग एंड कलेक्टिंग द डेटा। आप उसके अंदर एन्यूमरेटर्स और ले सकते हो लेकिन आप फर्स्ट पर्सन हो, आपका वो प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्यों कहला रहा है, क्योंकि आपने पहली बार उसे यूज किया। अब जो आपने डेटा यूज किया है, सपोज करो उस डेटा के अंदर आपने जो क्वेश्चन डाले, आपके किसी फ्रेंड को लगता है कि यार ये जो क्वेश्चन है ये जो मुझे डेटा चाहिए उसके हिसाब से फिट बैठेंगे, लेकिन आपने वो डेटा ऑलरेडी यूज किया हुआ वो, लेकिन उसको दूसरे तरीके से यूज करना चाहता है, दूसरी प्लेटफॉर्म पे दूसरी जगह पे जाके यूज करना चाहता है। कर सकता है, नो डाउट कर सकता है बड़े आराम से, लेकिन उसके लिए वो डेटा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। वो प्राइमरी डेटा नहीं रहेगा क्योंकि वो एक बार आपने यूज कर लिया है और वो आपने किसी एक वजह से यूज किया था, आपने लिया किसी वजह से है और आपने उस वजह की वजह से उसको यूज कर लिया। बट फॉर योर फ्रेंड हु इज यूजिंग इट एंड मे बी इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर दैट फ्रेंड एंड मे बी इट इज करेक्ट, बट उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा ही कहलाएगा। और हम लोग बहुत जगह पे सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं। हम लोग जब भी डिबेट कर रहे होते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, या कहीं पे जब अपने रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सेकेंडरी डेटा देते हैं। एनएसएस ने ये कहा, ये डेटा इन्होंने ये किया था और वहां से ये डेटा निकल के आया, यहाँ से ये डेटा निकल के आया, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी डेटा है, प्राइमरी डेटा नहीं, क्योंकि वो आपने कलेक्ट नहीं किया, वो ऑलरेडी कहीं पे पब्लिश है, आप उसको यूज कर रहे हो, दैट इज सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा का इन्फॉर्मेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है। When the enumerator का मतलब मैंने बता दिया था कि आपको, the person who helps in the investigation or the investigator is called the enumerator. When the enumerator collects the data by conducting an inquiry or an investigation, they are based on first-hand information. Now they are the first-hand information. First-hand में आपके पास information आ रहा है. That's why it is called the primary data. For example, you will have to inquire from a large number of students by asking questions from them to collect the desired information.
अगर आपको कोई डिजायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज के बारे में, तो आपको लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और आप क्योंकि अपने आप से नहीं कर रहे हो, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आप खुद जाके ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया, उसको हम लोग यहाँ पे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ किसको समझ लेते हैं। When the data have been collected and processed by some other agency, जो अभी मैंने कहा, हम लोग जब डिबेट कर रहे होते हैं, जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब हम क्लास में कोई रिसर्च वर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिपेंडेंट होते हैं डेटा, किस डेटा के ऊपर? जो कलेक्ट किया गया है किसी और एजेंसी के द्वारा। एंड जब भी हम किसी और एजेंसी के द्वारा डेटा कलेक्ट किए हुए को अपने इंफॉर्मेशन के लिए या अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए या किसी भी वजह से उसको यूज करते हैं, तो वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश सोर्सेज सच एज गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड न्यूज़पेपर। कई बार होता है न्यूज़पेपर का डेटा लाते हैं और बताते हैं कि ये देखो न्यूज़पेपर में डेटा छपा था, ये ऐसा ऐसा हुआ था। वो सेकेंडरी डेटा है। आप जिस वजह से यूज करें, जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर ने उसी चीज को दिमाग में रखते हुए डेटा कलेक्ट किया था, लेकिन वो आपसे यूज आ रहा है, तो सेकेंडरी डेटा है जिसको आप यूज ले रहे हो। ठीक है। तो दीज आर दी व्हाट डू आई से रिलेशनशिप बिटवीन these are the two sources of data collection, primary data and secondary data. ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं to the next slide which will speak about survey. अब आपको खाली डेटा तो कलेक्ट करना नहीं होता, हमें सर्वेज भी करने होते हैं। ठीक है। तो जो सर्वेज करने होते हैं वो क्या होता है? आप जाके जो आप प्रोसेस होता है, जो पर्पस होता है कलेक्टिंग डेटा का, उसको हम कहते हैं सर्वे। सर्वे इज अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल। हम हर इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसका नाम होता है सर्वे। द सर्वेज आर डन टू डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस एंड पॉपुलैरिटी। अब सर्वे किस लिए होता है? जैसे सपोज करो एक प्रोडक्ट है, आप किसी भी किटकैट का नाम ले लो। अब किटकैट वाले ने क्या किया कि उसने 4 लोगों को रखा है कि मुझे सर्वे करना है इस एरिया के अंदर, मेरा प्रोडक्ट कैसा यूज हो रहा है, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, कितने लोग उसे खरीद रहे हैं, उनको क्वालिटी के बारे में क्या लगता है, कैसा है, पॉपुलैरिटी कितनी। तो एक क्वेश्चनर बनाएंगे और जाएंगे उस एरिया के लोगों से बात करेंगे, वो फॉर्म फिल करवाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक सर्वे हो जाएगा। सर्वे कंडक्टेड बाय किटकैट कंपनी फॉर व्हाट टू नो अबाउट इट्स पॉपुलैरिटी, टू नो अबाउट इट्स यूजफुलनेस। ठीक है। इसके अंदर इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अब पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस क्या है? ये सर्वे का एक ही पर्पस है, डेटा कलेक्ट करना। वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। उसके अंदर अगर कुछ आया हुआ होता है कि नहीं, इस एरिया में लोगों को नहीं समझ आ रहा बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजन, तो क्या करते हैं? वो चेंज करते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। आपने देखा होगा कैडबरी वाले बहुत जल्दी जल्दी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ये जो जितने भी जो अभी आप ऐप यूज कर रहे हो, फटाफट फटाफट अपडेट होते हैं। ऐसे नहीं होते वो अपडेट, उनको सर्वे रेगुलर करते रहना पड़ता है। वो अपनी चीजों को, आपसे जो सवाल कर रहे हैं, आप जो वहां पर रिपोर्ट डाल रहे हो, हर चीज को वो रीड कर रहे हैं। उसको रीड करते करते उनका एक डेटा कलेक्ट हो रहा है, डेटा बन रहा है। उस डेटा के अनुसार वो आगे के अपडेट्स निकाल रहे हैं। और वैसे ही किटकैट हो गई या कोई भी कैडबरी या डेरेबल या कोई भी कंपनी हो गई, वो इसी तरह सर्वे करती है और उसके बाद आगे अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। सोचते कि हाँ, इस सर्वे में ये आया कि अगर हम लोग ऐसा कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो प्रॉफिटेबल होगा और लोग इसको पसंद करेंगे। देन दे स्टार्ट डूइंग इट। इट डजंट हैपन इन अ डे और टू, they take a lot of time. They go with the whole process of this economics and statistics and then they work in the coming future for that. On the basis of area covered, there are 2 methods of survey. अब 2 तरीके होते हैं सर्वे के, एक होता है सेंसस सर्वे और एक होता है सैंपल सर्वे। अब हमने आपको बता दिया था सेंसस सर्वे क्या होता है? सारे पॉपुलेशन को कवर करना, पूरा जो पॉपुलेशन है जिस एरिया में वो कवर कर रहे हैं, जिस एरिया का सपोज करो व्यास नोनी की बात है, तो व्यास नोनी के हर पर्सन से जाके वो इंफॉर्मेशन लेंगे। एक होता है जिसको हम कहते हैं सेंसस सर्वे की हर इंसान का हमारे पास डिटेल आ रहा है। सैंपल सर्वे क्या होता है? नहीं, हम रैंडमली पूछेंगे कि 4 लोग इधर से पूछ लिए, 4 लोग इधर से पूछ लिए, कोई 12 बजे आ रहा है तो उससे पूछ लिया दुकान के अंदर, कोई 2 बजे आ रहा है तो दुकान के अंदर पूछ लिया। ये सैंपल सर्वे करके हम लोग एक डेटा का रिव्यू निकाल देंगे। अब दोनों में फर्क क्या है, वो डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये काम करते हैं। उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्राइमरी डेटा और जो सेकेंडरी डेटा है जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में जो डिफरेंस है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। जो इसके अंदर आपको अभी तक मिला नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आगे है भी नहीं, मैंने बनाया नहीं है उसका। तो हम लोग प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन।
ओरिजिन को डायरेक्टली आप कलेक्ट कर रहे हो, तो एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है प्राइमरी डेटा जो होता है, सेकेंडरी डेटा की तरह नहीं होता। अगेन दिस सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर आर नॉट ओरिजिनल। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? ओरिजिनली ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्टेंस में है, ऑलरेडी उसको पेपर में, न्यूज़पेपर में या एनएसएस के द्वारा छापा गया है, किसी न किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने या न्यूज़पेपर या कोई भी जो सर्वे का ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उसे छाप दिया। तो ये अब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इसे यूज कर रहे हो। सबसे पहला डिफरेंस। नंबर 2, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। अब अगर सपोज करो आप किसी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन पे निकले और आप उस इन्वेस्टिगेशन पे निकलकर खुद ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो जो डेटा होगा वो उसी पर्पस के लिए होगा जिस पर्पस के लिए आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। Am I right? तो ये जो है ये इसका सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव का डिपार्टमेंट आ गया, सबसे बड़ा एक प्लस साइड हो गया कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का डेटा कलेक्ट होता है। बट सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ होता है किसी और पर्पस की वजह के लिए, लेकिन आप उसे यूज कर रहे हो तो अपने पर्पस के लिए। तो अगेन जो सेकेंडरी डेटा है उसका स्पेसिफिक पर्पस कुछ और होता है, लेकिन बिकॉज वो आपको लगता है कि वो हैंडी होगा आपके पर्पस के अंदर भी, तो आप उसे यूज कर लेते हो। नंबर 3, कलेक्शन का जो कॉस्ट आता है। जो प्राइमरी डेटा है वो हमेशा ज्यादा कॉस्टलियर होता है, ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा मनी लगती है, ज्यादा एफर्ट लगता है। तो क्योंकि आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई काम करोगे तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंडरी डेटा में क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जाते हो गूगल पे टाइप किया या न्यूज़पेपर पे देखा आपने, वहां से निकाला और उस पब्लिश या अनपब्लिश डेटा को आप सामने शो कर देते। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो किसी ओरिजिनल पत्र, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर बात कर लेता हूँ, सपोज मनीष खत्री बैठा हुआ है और मनीष है और फॉर एग्जांपल नीरज है, ये दो लोग हैं। नीरज ने अभी एक नया वो स्टार्ट किया, क्या बोलते हैं उसको, डेटा कलेक्शन, ठीक है। नीरज ने कहा कि मेरे को इन्वेस्टिगेशन करना है, लेकिन उसको पता चला है कि मेरे को जो इन्वेस्टिगेशन करना है उसका प्रोसेस मनीष ने ऑलरेडी कर रखा है। अब मनीष को क्या, अब नीरज को क्या चाहिए? नीरज सोचेगा यार मैं क्यों वापस इसके ऊपर अपना दिमाग लगाऊं, मैं मनीष के पास जाता हूँ, मनीष को बोलता हूँ कि मनीष प्लीज अपना डेटा मेरे को दे दो जो आपने रिसर्च करके अपना बना लिया, इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, इन्वेस्टिगेट कर। तो क्या होगा यहाँ पर? मनीष ने क्योंकि उसे अभी तक पब्लिश नहीं किया, उसको यूज नहीं किया अभी तक, तो इसका फायदा क्या होगा हमें? इसका फायदा ये होगा हमें कि नीरज जो है वो जब उस डेटा को यूज करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डेटा यूज हो रहा है और मनीष ने उसको कहीं पब्लिश नहीं कराया है, और क्योंकि नीरज जिस यूज के लिए ले रहा है वही यूज के लिए मनीष ने ले रखा है, तो फिर इस डेटा को हम सीधा कह सकेंगे कि ये जो डेटा है ये बेसिकली एक प्राइमरी डेटा है rather than being a secondary डेटा। तो सेकेंडरी डेटा कब बन जाता है? जब ऑलरेडी उसे पब्लिश कर दिया गया हो या फिर उसको कहीं और यूज के लिए लिया हुआ हो। लेकिन अगर उसको पब्लिश नहीं किया गया और जिस यूज के लिए गया अगर कोई और आदमी उसको यूज कर लेता है विदाउट बीइंग पब्लिश, without being coming in acknowledgement of the public या newspaper, then that is called a primary data. Alright everyone, तो अब आपको ये पता चल गया प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है, और हमने ये भी कवर अप कर लिया कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसको करना होता है, ठीक है। तो अभी हमने सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे के बारे में भी समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पेज speaks about census or complete enumeration का differences and all, ठीक है। A survey which includes every element of the population, it covers every individual unit in the entire population। अब इसका सेंसस या कंप्लीट एन्यूमरेशन का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर बता रहा है हमें कि क्या होता है, ठीक है। जो भी प्लीज एनोटेट कर रहा है, मेरे को वैसे पता चल जाएगा कि किसने एनोटेट किया, मैं फिर भी पता लगाना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, प्लीज मत करिए, कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। इसको तो मैं भी क्लियर कर देता हूँ। यस डन। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सेंसस या कंप्लीट एन्यूमरेशन क्या होता है। कंप्लीट एन्यूमरेशन या सेंसस हम उसे कह सकते हैं कि पूरे इंटायर पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल यूनिट से जाके जब आप डेटा कलेक्ट करते हो या इन्वेस्टिगेशन करते हो तो उसे हम सेंसस या कंप्लीट एन्यूमरेशन करते हैं। कहते हैं इंटायर पॉपुलेशन, जैसे मैं अभी स्कूल का एग्जांपल लेता हूं तो पूरे इंटायर स्कूल से अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, हर बंदे से आप जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो,
इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड दी what do I say, census or complete enumeration. The example includes census of India, which is carried out every 10 years. These surveys are carried for demographic data on birth, death and literacy. ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, सेंसस. जो इंडिया का सेंसस निकलता है हर 10 साल में, 2011, 2001, 2021 में आएगा. तो ये जो सेंसस आते हैं, ये इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पॉपुलेशन के हर जगह पर पहुंचा जाता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है. इट इज अ बिग प्रोसेस and that's why it takes such a long time. ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है? रिजल्ट आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्यूरेट एंड रिलायबल. ऑब्वियस है, हर पर्सन से जाके आप बात कर रहे हो, आपने किसी को छोड़ा नहीं है. आपके इंफॉर्मेशन के अंदर जितने लोग आने चाहिए तो सब आए हैं. तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो होगा वो होगा एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा और करेक्ट होगा. ठीक है, लेस चांसेस ऑफ बायसनेस. क्योंकि जब आपने सब जगह पे जाके हर बंदे से जाके बात करी और आपने खुद ने डिसाइड नहीं किया है कि किससे लेना है और किससे नहीं लेना है, तो ऑब्वियसली कम चांस है इसका बायस होने का. लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेटा रिलेटेड टू ईच एलिमेंट इज कलेक्टेड. हर एलिमेंट जो भी कलेक्शन चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी डेटा चाहिए, वो कलेक्ट आप इजीली कर पाते हो बिकॉज आप हर इंसान के पास जा जाके वो डेटा ले रहे हो. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियस बात है, जब इतना लंबा और इतना बड़ा प्रोसेस होगा तो आपका जो डिसएडवांटेज है वो भी आएगा उसका. ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या है? अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डेटा. बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एनर्जी और बहुत सारा पैसा जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए. ऑब्वियस है, आप सेंसस के बारे में अगर सोचो तो 10 साल लगते हैं. पूरा का पूरा जो एन्यूमरेटर्स का जो टीम है वो बनाया जाता है. वो पूरे के पूरे हर घर में जाते हैं, हर घर से रिसर्च करते हैं, हर घर से बात करते हैं, इस डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर वो पूरा का पूरा प्लान करके लेके आते हैं कि भैया ये बात है. और ये कब होता है? 10 साल में नहीं होता, लास्ट ईयर जैसे 2021 में अगर निकालना है तो 2020 में स्टार्ट होता है ये डेटा कलेक्ट करना. और वो टाइम पीरियड बताते हैं कि 2020 में फ्रॉम दिस मंथ टू दिस मंथ वी हैव कलेक्टेड डेटा. इस मंथ के बाद से जो भी अगर नया बर्थ हुआ है तो वो डेटा के अंदर नहीं आ रहा है. ये इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर दिया जाता है. या फिर अगर बर्थ होने वाला है तो इसे काउंट कर लिया जाता है. ठीक है, सुटेबल फॉर सर्टेन स्पेसिफिक केसेस. ये जो इतना बड़ा डेटा कलेक्शन होता है, इतना महंगा प्रोसेस जो होता है, ये हर केस में आप नहीं कर सकते. सेंसस ऑफ इंडिया के लिए सही है, लेकिन आप हर छोटी छोटी चीज के लिए आप इतना बड़ा डेटा कलेक्ट करके उसको स्टोर नहीं कर सकते. लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा. जो अभी मैंने कहा आपको, बहुत सारे एन्यूमरेटर्स, बहुत सारे लोग लगते हैं अगर इस लेवल पे आपको डेटा कलेक्ट करना हो तो सेंसस या कंप्लीट एन्यूमरेशन चाहिए. ये एक प्रोसेस है. नाउ सेकंड प्रोसेस क्या है? सैंपल सर्वे. जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक हो गया सेंसस, दूसरा हो गया सैंपल सर्वे. इन दिस सैंपल फॉर्म फ्रॉम द पॉपुलेशन इज सर्वे. पॉपुलेशन में से एक सैंपल फॉर्म निकाल दिया जाता है. या तो आप खुद आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हम इस बंदे से बात करेंगे, इस घर में जाके बात करेंगे. या फिर आप ये कह लेते हो कि रैंडमली हम 20 लोगों से यहाँ पर खड़े हैं, 20 लोगों से बात करें. ठीक है, तो ये सैंपल सर्वे होती है. रैंडमली हम इन लोगों को चूज करके बात कर लेंगे. हर तीसरा बच्चा क्लास का जो तीसरे बेंच पे बैठा होगा, इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. ठीक है, क्लास का तीसरा बेंच, छठा बेंच, 9वां बेंच, 12वां बेंच, 12th बेंच, 15th बेंच, 18th बेंच, तो जो बच्चे बैठे होंगे उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट. ये क्या, ये रैंडम सैंपल सर्वे है. ठीक है, ये सेंसस नहीं है, रैंडम सैंपल सर्वे है. ये भी एक तरीका होता है डेटा कलेक्ट करने का. द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्टिंग अ सैंपल टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन. पहला स्टेप क्या होगा? पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सैंपल आपको क्रिएट करना पड़ेगा. जैसे मैंने बताया, थर्ड बेंच, सिक्स बेंच या ये, या फिर आप हिंदू जितने, मुस्लिम जितने, अगर आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बात करते हो, जैसे अगर वोटिंग की आप देखते होंगे कि वो लोग निकाल देते हैं फ्री वोट, पोल का रिजल्ट पहले बताते हैं. ठीक है, इलेक्शन से बिफोर, इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले उसका रिजल्ट वो लोग बताते क्या करते हैं? वो सैंपल सर्वे करते हैं. हर एरिया में जाते हैं, सारे लोगों से बात नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा न्यूमरेटर का चीज नहीं है उनके पास. तो वो क्या करते हैं? हर एरिया में जाएंगे और वहां पर जाके कुछ सैंपल सर्विस करेंगे कि हिंदू के पॉपुलेशन से इतने घरों से बात कर लेंगे, मुस्लिम के पॉपुलेशन से इतने घरों से बात कर लेंगे, दलित वालों से इतने लोगों से बात कर लेंगे. उनका जो क्वेश्चन है उससे वो पूछ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे इलेक्शन की रिजल्ट क्या है. अगर आज वोटिंग होगा तो कितने लोग जीतेंगे, आज 1 महीना बाद वोटिंग होगा तो कौन जीतेगा या किसको कितना वोट पड़ेगा. दिस इज द वे दे कलेक्ट. Then select representative sample as it is difficult to study entire population. क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करना सबसे बेस्ट बात है. बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जैसा हमने कहा, बहुत सारे एन्यूमरेटर चाहिए और बहुत डिफिकल्ट और लंबा प्रोसेस है. इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या? एडवांटेजेस, इकोनॉमिकल एज ओनली सम यूनिट्स आर स्टडी.
ऑब्वियसली इकोनॉमिकल हो जाएगा। सेंसस को करने के लिए बहुत पैसा लगेगा, ये इकोनॉमिकल है। वाई? बिकॉज आपको सबके घरों में नहीं जाना, सबसे आगे बात नहीं करनी। देयर आर फ्यू पीपल जिसको लेके बात होती है। पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स। डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा? पहला डिसएडवांटेज, जो यूनिवर्स है, जिस यूनिवर्स की आप बात कर रहे हो, वो पूरा यूनिवर्स के बारे में बात नहीं हुई है, पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हुआ है इन रियलिटी। ये 100% सच हो ये जरूरी नहीं है। नंबर 2 एडवांटेज, नॉट टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूम नहीं होता इसमें, टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है। जैसे एक होगा कि आपको हर बच्चे से स्कूल के इन्वेस्टिगेट करना हो, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो। एक होगा आप हर थर्ड बेंच, सिक्स बेंच, नाइन्थ बेंच पे जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आपका इन्फॉर्मेशन लेने का टाइम या कलेक्शन ऑफ डेटा का टाइम कम हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं ये नॉट टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? नॉट इजी टू सेलेक्ट अ सैंपल विच रिप्रेजेंट होल पॉपुलेशन। बहुत डिफिकल्ट होता है एक सैंपल को सिलेक्ट करना जो पूरे पॉपुलेशन के बारे में, पूरे पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पाए। इसीलिए देखना, जब भी प्री पोल रिजल्ट बताते हैं ये लोग, जनरली गलत होते हैं। उसके आसपास का ये लोग बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट कभी नहीं बता सकते। नंबर 1। नंबर 2, जनरली बहुत बड़ा डिफरेंसेस आ जाता है। लास्ट कुछ ईयर्स में तो बहुत सारी जगह पर बहुत ही गलत है, पूरा अपोजिट रिजल्ट बता दिया था इन्होंने। क्यों हो गया वो? क्योंकि इनके जो सैंपल सर्वेस थे, जो इन्होंने सैंपल क्रिएट किया था रिप्रेजेंट करने के लिए पूरे पॉपुलेशन को, वही गलत कर दिया होगा, तो फिर रिजल्ट भी गलत ही आएगा। ऐसे ही आपके यहाँ पर भी अगर आप कर रहे हो, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जो डेटा आता है वो एक इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स ही बता सकता है कि इस डेटा को हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप और मैं या फिर जो जनरली स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई भी डेटा उठाते हैं और आगे कहते हैं देखो ये डेटा में ये आया था, ये रिसर्च हुआ था, ये इस कंपनी ने किया था। वो कितना बायस्ड डेटा है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा जब तक आप उस डेटा के अंदर नहीं जाओगे, उसके रिसर्च हुआ था, उसने कैसे सैम्पलिंग करी, इसके बारे में पता नहीं लगाओगे। और इकोनॉमिक्स जो स्टैटिस्टिकल बंदा होता है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला बंदा होता है, वो पहले इसके सैम्पलिंग सर्वे को देखता है कि कहाँ से सैंपल लिया गया है, कितने लोगों से पूछा गया है और फिर कैसे इस डेटा को निकाला गया है। दैट्स व्हाई इट इज सेड। एडवांटेजेस का लास्ट पार्ट, लेस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड एंड स्मॉल पोर्शन इज स्टडीड। जो एफर्ट्स है वो कम लगते हैं, क्यों? क्योंकि छोटा सा पोर्शन के ऊपर बात हो रही होती है, छोटे से पोर्शन का डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है। बट डिसएडवांटेज क्या है? इट इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड डिफिकल्ट। ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको सैंपल का ही पता लगाने में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और आप बिल्कुल गलत हो सकते हो सैंपलिंग सर्वे के अंदर। जो सैंपल आपने क्रिएट किया कि इन लोगों से पूछेंगे, हो सकता है वही बिल्कुल गलत हो, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या फिर वो सिर्फ एक साइड के हो, दूसरे साइड भी आप पहुंच ही नहीं पाए बिकॉज आपने प्रॉपरली सैंपल सर्वे क्रिएट नहीं किया। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है सेंसस सर्वे और एक होता है सैंपल सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं, लेकिन आज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ नहीं बढ़ेंगे बिकॉज 2 मिनट बाकी है और 2 मिनट में हम लोग क्वेश्चनर के जो क्वेश्चन होते हैं कैसे उसको क्रिएट किया जाता है, हर जो इन्वेस्टिगेशन होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, उसका क्वेश्चनर अलग होता है। अब मैं यहाँ पर एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों के लिए एक वर्क दिया जाएगा। वो वर्क होगा आपको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करना होगा कोई एक टॉपिक चूज करके। मैं आपको 3 या 4 टॉपिक या तो आप कहोगे तो बता दूंगा या फिर आप अपने हिसाब से एक टॉपिक चूज करके मेरे को एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन निकाल के दोगे, कलेक्शन ऑफ डेटा करके दोगे। या आपकी चॉइस है आप कैसे करते हो, आप पर्सनली जाके लोगों से पूछते हो क्वेश्चनर या फिर आप गूगल फॉर्म के थ्रू करते हो और लोगों को भेज देते हो, फिर वो जो डेटा आता है उसको आप एक रिसर्च करके एनालाइज करके आप मेरे को बताते हो देखो सर ये डेटा आया था, मैंने ये सवाल किए थे। ये पूरा क्वेश्चन है और वो कैसे बनता है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, दैट मींस ऑन फ्राइडे। और उसके बाद इस वीक के खत्म होने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि एक ऐसा सा स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको एक क्वेश्चनर बनाने का आइडिया बताया जाए कि कैसे क्वेश्चनर बनाते हैं और कैसे उसको आप ओरिजिनल लाइफ में, रियल लाइफ में यूज कर सकते हो और डेटा कलेक्ट करके हमें बता सकते हो। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी क्वाइटली। थैंक्स। अब हम लोग फ्राइडे को मिलते हैं। टिल देन, जय श्री कृष्णा, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।